ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना होती हो, लेकिन कश्मीर अब उस विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस से बाहर निकलकर एक अच्छे और प्रोग्रेसिव पाथ पे आगे जाता देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। कश्मीर के नौजवान आज के डेट में ना केवल जम्मू काई को लाया, कभी भी नहीं, हमेशा प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। अगर उन्हें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करनी ही है, तो उन्हें माइनॉरिटीज की बात करनी थी, जो माइनॉरिटीज की प्लाइट आज के डेट में पाकिस्तान में है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, अहमदी हो या शिया हो। मुझे बताइए कोई एक वहां पे सेफ है कि इंडियन रेस्टोरेंट क्यों लिखा है? कहा बेटा हमारी बदकिस्मती है, अगर हम कहीं पे पाकिस्तान का नाम ले तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कहा इंडियन नाम लिखकर हमें इज्जत मिलती है और हमारा बिजनेस अच्छे से चलता है। ये मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। आई नो ऑफ कहा कोर्स। कहा समझ कहा जाती बेटा हूँ। कहा बेटा पाकिस्तान का नाम लेकर क्यों बेइज्जती लानी है, कि हमारे मुल्क के मसलों में टांग अड़ाने देते थे। लेकिन पिछले 10 साल से मुझे लगता है क्लियर पॉलिसी रही है, ना हम बर्दाश्त करेंगे किसी का हमारे मसले मसाइलों में नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं काफी अरसे बाद जावेद बेग। बहुत स्वागत है आपका जावेद जी, नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। शुक्रिया अंबर, मुझे फिर एक बार अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। जावेद जी, मैं आपसे एक जो मुद्दा डिस्कस करना चाहती हूँ ये कि मसला तो कश्मीर से जुड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से। अभी हमने देखा कि अमेरिका और ब्रिटेन के आर्मी ऑफिशियल्स ने पीओजे को विजिट किया। हालांकि बार बार जो फॉरेन इंटरवेंशन है कश्मीर को लेकर, खास तौर से अगर हम अमेरिका की बात करें तो काफी इंटरेस्ट हमने देखा है कि वो इस मामले में लगातार दिखा रहा है। ब्रिटेन को भी जनवरी में भारत ने मना किया था कि हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको खुद देखेंगे। ये जो लगातार पाकिस्तान को लेकर जो ये अमेरिका और ब्रिटेन में कश्मीर को लेकर इतना ज्यादा वो विजिट कर रहे हैं, हमने देखा पिछले कई सालों में ऐसा हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अ, अंबर, एक एक बदकिस्मती है जो पुरानी जो सरकारें थी हमारे मुल्क में। हालांकि हमारे मुल्क की पॉलिसी हमेशा क्लियर रही है, ना हम किसी के मसले में बेजा मुदाखलत करते हैं और ना ही हम किसी को अपने मसलों में बेजा मुदाखलत करने की इजाजत देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हमारी पॉलिसी रही है। लेकिन जो हमारी पुरानी सरकारें थी 2014 से पहले, उन्होंने दो पॉलिसियां अपनाई थी। एक पॉलिसी जो हमारे संविधान के हिसाब से है, वो सिर्फ लिखित में आती थी उनके जमाने में, उनके वक्त में, और वो अपने मन मर्जी के हिसाब से या जो उनके अपने अलायंसेस, सीक्रेट अलायंसेस होते थे, उनके हिसाब से वो किसी को भी हमारे मुल्क के मसलों में टांग अड़ाने देते थे। लेकिन पिछले 10 साल से मुझे लगता है क्लियर पॉलिसी रही है, ना हम बर्दाश्त करेंगे किसी का हमारे मसले मसाइलों में टांग अड़ाना। जो हमारे इंटरनल इश्यूज है वो हमारे मुल्क के इश्यूज है और हम बखूबी जानते हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करना, उनको एड्रेस करना। लेकिन बदकिस्मती आज के जमाने में यह है कि जो सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी है या जो सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, खास करके मैं अमेरिका और ब्रिटिश की बात करूं, वो हर बार दोगली पॉलिसी अपनाते हैं जब व्हेन इट कम्स टू सब कॉन्टिनेंट। ये एक बदकिस्मती है और ये काफी उर्से तक होने दिया गया पुरानी सरकारों ने। आज की जो हमारी मौजूदा सरकार है, खासकर हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो कल बयान दिया, वो एक क्लियर मैसेज थी। ऐसे ही जो जो डेवलपमेंट्स होती है, खास करके जो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें इन के दो जो जो मुल्कों का नाम मैंने लिया, उन्होंने हर वक्त वक्तन फवक्तन टांग अड़ाने की कोशिश की। हालांकि उनका कोई इसमें रोल नहीं है। ये परेशानियां जो सब कॉन्टिनेंट में है, उन परेशानियों में उन्हीं का रोल है, क्योंकि ये परेशानियां सिर्फ ब्रिटिश ने ही तो हमारे यहाँ डाल दी। खुद तो वो चले गए यहाँ से, लेकिन ये परेशानियां हमारे ऊपर थोप दी। लेकिन आज वो फिर एक बार अननेसेसरीली ट्रेसपास कर रहे हैं। उन्हें, मुझे लगता है, ये समझ होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा
गैर कानूनी और नाजायज तरीके पे पाकिस्तान के पास है, या तो उनमें गट्स होने चाहिए। अगर अगर कोई बिग ब्रदर बनता है, बिग ब्रदर में मुझे लगता है इतने गट्स होने चाहिए, इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि ही शुड कॉल स्पेड अ स्पेड। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा लेकिन करते नहीं है। जी, एक सवाल ये है कि हम अमेरिका, ब्रिटेन दोनों की बात करें, दोनों ने लगातार जो भारत की तरफ से तय की हुई एक रेड लाइन है, उसको लगातार बार-बार लांघने की कोशिश की है। चाहे बिल्कुल, गिलगित-बाल्टिस्तान की बात करें, पीओजे की बात करें। रिसेंटली इन सारे मामलों में बहुत इंटरवेंशन बढ़ रहा है और एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं, उनमें जो विदेशी ताकतें हैं, वो अपना हस्तक्षेप जो है खासतौर से जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो और बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे की आप क्या वजह देखते हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या जो भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है और एक बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये इनसिक्योरिटी के लिए की वजह से भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी चले जाएँ, भारत में एक ऐसा माहौल बन जाए कि प्रधानमंत्री मोदी बदले जाएँ क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मुझे उनके बुरी नीयत पे पूरा भरोसा है। वो हमेशा ही चाहते रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो इज़्ज़त पूरे दुनिया में है, जो इंडिया की एक एक इमेज बिल्ड हो चुकी है, और बिल्कुल हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, और हमारी एक खूबसूरत एक एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है कि हमने कभी किसी मुल्क को ना कभी हमला किया है, ना ही किसी की 1 इंच ज़मीन ली है। हम पे बहुत सारे हमले हुए, हालाँकि हमने हमलावरों को तो निकाल बाहर कर दिया, लेकिन हमारी एक अच्छी हिस्ट्री है। हमने कभी भी किसी कौम को पे गालिब होना नहीं, कभी भी वी नेवर इवन ट्राइड, बल्कि हमने हमेशा आसरा दिया है। दुनिया के किसी भी कौम में अगर किसी पे ज़ुल्म हुआ है, कोई बेघर हुआ है, कोई ऑप्रेस हुआ है, किसी को निकाल दिया गया हो अपने कौम ने या अपने मुल्कों से, अपनी रियासतों से, तो उन्होंने आसरा कहाँ पे लिया? हमारे हिंदुस्तान में। आप ज़ोरास्ट्रियंस की बात करें, हज़ारों साल पहले, आप रोहिंग्या की बात करें 5-6 साल, 10 साल पहले, उन्हें कहाँ पे आसरा मिला? पाकिस्तान में जब माइनॉरिटीज़ को निकाल दिया गया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को, बांग्लादेश में या और किसी तिब्बत में, जब चाइना ने तिब्बत के लोगों को निकाल दिया वहाँ से, उन्हें हमने आसरा दिया। तो ये चीज़ मुझे लगता है बिल्कुल उन पावर्स को खटकती है। हम पॉपुलेशन के इंडेक्स पे नंबर 1 है। हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, और आने वाले समय में हम तीसरी मईशत पे आने वाले हैं, और कुछ और समय के बाद हम फर्स्ट मईशत बनने वाले हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है हम। तो ये चीज़ें कुछ पावर्स जो है जिन्होंने मुझे लगता है झूठ-मूठ पे, मक्कारी पे किसी ज़माने में पावर एक्वायर किया, वो आज चाहते होंगे कि हिंदुस्तान जो है डिस्टेबलाइज़ हो। हिंदुस्तान को मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत, जो ये हर बार पीओजेके, पीओजीबी में जो ट्रेसपैसिंग करते हैं ये, जो अनइनवाइटेड आते हैं। हालाँकि अगर अगर उन्हें इतना ही शौक था तो वो चाइना को रोक लेते। चाइना ने तो हमारे हिस्से को, जो पाकिस्तान ने उन्हें ऑन अ प्लैटर गिफ्ट दे दिया। पीओजीबी में उन्होंने एक कॉलोनी बनाई है। सी पैक के उस झांसे में बिल्कुल हमारा एक पूरा हिस्सा जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा है, उसमें कॉलोनी बनाई है। अब वो और भी अंदर जा रहे हैं पाकिस्तान में, जब हाल ही में वहाँ पीएलए ने एक एक हमला भी किया था, जिसमें चाइना के कुछ लोग मारे गए थे पाकिस्तान के फौजियों के साथ। वहाँ पे तो ये सो कॉल्ड पावर्स कुछ भी बात नहीं करेंगे। उसपे बल्कि ये कहीं पे कोई एक स्टेटमेंट भी आप नहीं पाओगे। हालाँकि पूरे पीओजीबी की कौम सरापा एहतिजाज है। सीपेक के खिलाफ, चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के खिलाफ, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कहीं पे आपने कोई एक स्टेटमेंट देखी? जो ये सो कॉल्ड पावर्स है, कहीं पे भी नहीं। हालाँकि इनके पार्लियामेंटेरियंस भी आकर हमारी टेरिटरी में आते हैं। लास्ट टाइम दैट कांग्रेस लेडी फ्रॉम यूएस, शी हैड आल्सो एंटर्ड अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी व्हिच इज़ पीओजेके। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई इज़ वर्ल्ड कम्युनिटी साइलेंट ऑन दिस? हमारे हुँ। मुल्क के इंटरनल मैटर्स में कोई भी आकर कुछ भी कहे, या हमारे टेरिटरी व्हिच इज़ हेल्ड इलीगली बाय पाकिस्तान, वहाँ पर जाए, दिस शुडन्ट बी टॉलरेटेड, एंड आई थिंक नेबरिंग कंट्री
एंड दीज वेस्टर्न पावर्स दे शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, जो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कल बिल्कुल वाजिया किया। इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ फर्दर डिबेट्स। ये बिल्कुल कैटेगोरिक है, क्लियर है कि वी वोंट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज इंटरनल मैटर्स एंड वी वोंट लेट एनीबॉडी इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स। क्लियर, बिल्कुल। ब्रिटेन की खास तौर से बात की जाए तो एक तरफ भारत के साथ वो फ्री ट्रेड की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आप भारत की सॉवरेनिटी को अटैक कर रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? और ब्रिटेन को तो ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच ये मसला है कश्मीर, उन्होंने इस तरह से इसको अटका के चले गए। वो अगर ये बात नहीं समझते हैं तो कौन समझेगा? सबसे बड़ी बात ये कि ये हिपोक्रेसी है, जानबूझ के सारी चीजें की जा रही है ताकि स्टेबलाइज किया जाए, उसको किया जाए। लेकिन जावेद जी, एक और बात, रिसेंटली पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव है परमानेंट मुनीर अकरम, उन्होंने एक तो जो यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट कमीशन है उसमें ये मसला उठाया कि साउथ एशिया में पूरे रीजन में भारत, क्योंकि आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, खुद भी बना रहा है, तो पूरे ही खिते में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं भारत की वजह से। और वो चाहते हैं कि पूरा रीजन, पाकिस्तान ये चाहता है कि वेपन फ्री पूरा रीजन हो जाए। लेकिन साथ में कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कहा कि कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर, उस पे बात नहीं होती। कश्मीर को लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हिपोक्रेसी नजर आती है। इनफैक्ट यूएस और ब्रिटेन की बात करें, क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान या फिर पीओजेके की बात करें, ह्यूमन राइट वायलेशन कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, कब से एहतजाज वहां पे चल रहे हैं, लोगों को खाने पीने, पानी और बिजली भी मैसर नहीं है। ऐसे में ये हिपोक्रेसी पाकिस्तान और ये ब्रिटेन और अमेरिका की उजागर नहीं करता? आप क्या कहते हैं इस पर? अंबर, एक एक ग्लोबल कबाल हमारे मुल्क के खिलाफ काफी एक्टिव है, और उनके फुटप्रिंट्स हर किसी कॉन्टिनेंट में है और हर किसी मुल्क में। वी अंडरस्टैंड दिस। मुझे लगता है our country is well equipped and capable of defeating all nefarious designs. We have defeated them in the past, we will defeat them in future too. लेकिन जो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, उनकी सैंक्टिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कभी सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत आश लेकर इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। लेकिन जब ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसे बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब प्रोपेगेंडा को मौका मिलता है, मैं उस टाइम बड़ा अपसेट हो जाता हूँ। मैं खुद कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस से ही वापस आया। हालांकि वहां पे हकाइक को कभी भी पाकिस्तान ने, मुझे नहीं लगता है कभी भी वहां पे हकाइक को लाया, कभी भी नहीं। हमेशा प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। अगर उन्हें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करनी ही है तो उन्हें माइनॉरिटीज की बात करनी थी, जो माइनॉरिटीज की प्लाइट आज के डेट में पाकिस्तान में है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, अहमदी हो या शिया हो। मुझे बताइए कोई एक वहां पे सेफ है? किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की इबादत गाहें वहां पे सेफ है? कहीं पे भी नहीं। आप खुलेआम दिन भर वहां पे चर्च जलते हुए देखते हैं, शियों के इमाम बाड़े जलते हुए देखते हैं, अहमदियाज की मस्जिदें वेंडलाइज होती हुई देखते हैं, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर, वहां पे एक भी इबादत का सेफ नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम लोग वहां से अब चल पड़े हैं, बिल्कुल। उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मुल्क में रह रहा है, और शिया आज के डेट में सरापा एहतजाज है। चाहे वो पराचिनार के जो बंगाश और तूरी ट्राइब के जो पश्तून शिया है, जो पिछले 10 साल में 7,000 के करीब लोग मारे गए, या फिर गिलगित और बल्तिस्तान के जो शिया है जिन्हें एनफोर्स डिसअपियर किया जाता है, उन्हें आर्बिट्रेरीली डिटेन किया जाता है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है। और दूसरी तरफ कश्मीर को आप देखिए, हमारे कश्मीर का एक शख्स, हमारे कश्मीर का एक सिटीजन हमारे मुल्क का ऑनरेबल होम मिनिस्टर बना। हमारे कश्मीर का एक नौजवान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो इम्तिहान है आईएएस में टॉप करता है, और वहां पे गिलगित और बल्तिस्तान के शियों को, सिटीजन्स को, दे डोंट इवन हैव राइट टू वोट इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट फॉर्मेशन। उनका वोट भी नहीं है, वो टेक्निकली है भी नहीं वहां पे, वो बस एक कॉलोनी है। इसी तरह आप देखिए पीओजेके में, उन्हें वहां नाम निहाद के लोग बनाए गए हैं, हालांकि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी या कोई पॉपुलैरिटी नहीं है वहां सिटीजन्स में। और दूसरी तरफ से आप हमारे कश्मीर में देखिए, कश्मीर इज प्रोग्रेसिंग वेल।
कश्मीर इज ऑन द पाथ ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। ये चीजें शायद उन्हें खटकती है। पिछले 2 साल में कश्मीर में 2.5 से 3 करोड़ टूरिस्ट आए, हाई एंड टूरिस्ट। कश्मीर की इकोनॉमी वापस रिवाइव हो रही है। 30-35 साल जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलाया गया, उसकी वजह से जो हमने नुकसानात उठाए, एक तो जानी नुकसान, ह्यूमन राइट्स काफी वायलेट कर दिए दहशतगर्दों ने या उनके जो संगठनों ने। मुझे लगता है जितने सिविलियंस यहाँ कश्मीर में दहशतगर्दों ने मारे, उससे डबल सिविलियंस उन्होंने अपने मुल्क में मारे। मुझे एक दिन बताइए जब वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना होती हो। लेकिन कश्मीर अब उस विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस से बाहर निकलकर एक अच्छे और प्रोग्रेसिव पाथ पे आगे जाता देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। कश्मीर के नौजवान आज के डेट में ना केवल जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, खेल कूद हो, लिटरेचर हो या कल्चरल इवेंट्स हो। तो ये मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझना चाहिए, ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे प्रोपेगेंडा की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ दलीलों के साथ हकाइक की यहाँ पे बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमेशा प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने की कोशिश की, और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ ममालिक उनका साथ देते हैं। आई एम सो अपसेट विद दीज कंट्रीज जो उनकी बोली बोलते हैं। और ये हम बखूबी एक्सेप्ट करेंगे कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। जब आप बहुत बड़ा बनते हैं तो आपके छोटे मोटे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ये तो एक रिवायत रही है। जितने जी। आप कदावर बनेंगे उतने ही आपके पैर खरोचने वाले बहुत सारे आएंगे। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक वेलफेयर स्टेट है। हम एक ऐसी तहजीब और तमद्दुन है जिसने हमेशा दुनिया को ह्यूमन वैल्यू सिस्टम, और आज के डेट में हम पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम सिखा रहे हैं। और ये कामयाबी हमारे मुल्क की है। G20 जैसे बड़े इवेंट हमने शानदार तरीके से, वो भी कश्मीर में, सुन, दिस इज द डिफरेंस। वहां लोग आटे और चावल के लिए तरस रहे हैं और मेरे कश्मीर के गयूर अवाम ने G20 को होस्ट किया। इससे बढ़ के आपको और क्या कामयाबी चाहिए? दो बिल्कुल। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ हमारे बड़े एहतराम से हमने हमारे सयाहों को होस्ट किया कश्मीर में। हम अभी 1 महीने के बाद हमारे कश्मीर के सबसे बड़े इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं, बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा को, जिसमें करीब करीब 1 करोड़ लोग आएंगे। और बिल्कुल। हमारा टूरिज्म का सीजन स्टार्ट होने वाला है। हमारा एक और त्योहार आने वाला है इलेक्शन का। हमारे डेमोक्रेसी के सबसे बड़े त्योहार को हम होस्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज द बिल्कुल। डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ कश्मीर बाय पाकिस्तान। ये जी। मुझे नहीं लगता है उन्हें कोई जवाजियत है कहीं पे बात करने की। ये बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज दिस इज दिस इज अमेरिका की एज बात क्लियर करें एज तो दैट। अमेरिका भी ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा फ्लैग बेयरर बनता है। जो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या फिर बलोचों के साथ हो रहा है, जो कुछ भी पाकिस्तान में इनफैक्ट माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है फॉर दैट मैटर, कभी हमने अमेरिका की तरफ से ये नहीं देखा। आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आप देखिए कि वहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, भारत की सॉवरेनिटी को अटैक कर रहे हैं। लेकिन जावेद जी, आपने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में आपने अपनी इंटरवेंशन आप की रही। क्या कुछ वहाँ पे किस तरह का रहा? आप थोड़ा उसके बारे में बताएँ। देखिए अंबर, खुशकिस्मती थी मेरी कि मैंने जम्मू कश्मीर को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। हमारी एस्पिरेशंस को, जम्मू कश्मीर के अवाम की और हमारे मुल्क के अवाम की एस्पिरेशंस को मैंने वहां पे रिप्रेजेंट किया। मैंने वहां पे एक तो हमारे उस हिस्से की बात छेड़ी जो हिस्सा जेर कब्जा पाकिस्तान के है। इलीगल और अनएथिकल तरीके से पाकिस्तान ने हमारे हिस्से को अपने नाजायज कब्जे में रखा है। उस पीओजे की और पीओजीबी की बात मैंने रखी। वहां के हमारे जो सिटीजन्स है वो हमारे मुल्क के सिटीजन्स है, क्योंकि इल्हाक हमारे पूरे जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पीओजे के, लद्दाख का हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हुआ है, जो हमारे बुजुर्गों ने किया। और हम बिल्कुल वादा बंद है उस इल्हाक के। जो हिस्सा उनके पास है वो गैर कानूनी, गैर इखलाकी तौर उन्होंने जेर कब्जा रखा है। और वहां के जो हमारे लोग हैं, जो जुल्म सितम उनके साथ होते हैं, उसकी बात मैंने वहां
अक़वाम मुत्तहिदा में छेड़ी। और साथ ही साथ क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ है, हमने पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज पे जुल्म और तशद्दुद होते हैं, वो बात हमने वहां पे रखी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जितने वहां मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया जो माइनॉरिटीज के साथ, खास करके बलूचियों के साथ, शियों के साथ, क्रिश्चियंस, अहमदिया, सिख और हिंदुओं के साथ वहां पे सलूक किया जाता है। जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान तबका है, उन्होंने बिल्कुल एक 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 फ्यूडल सिस्टम वहां पे बना के रखा है, जिसमें आर्मी इज एक्चुअली कंट्रोलिंग एवरीथिंग देयर। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहां जो अभी अभी एक नाजायज तरीके से उन्होंने एक इलेक्शन किया, उस पर पूरी दुनिया सवाल उठाती है। वहां जिसको वोट मिले वो जेल में है, और जिसे लोगों ने रिजेक्ट किया, ही इज रनिंग द सो कॉल्ड गवर्नमेंट देयर। तो ये बातें अब ये तो बच्चे भी समझते हैं अब। इसमें मुझे जी। लगता है इसमें वी डोंट नीड रॉकेट साइंस टू प्रूव इट। ये तो मुझे लगता है नाबालिग बच्चे भी इस चीज को अब बखूबी समझते हैं। वहां की आवाम भी अब पक चुकी है। जो पाकिस्तानी बिल्कुल। पंजाबी मुस्लिम इलीट वहां पे है, जो मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली आर्मी मैन। अगर कोई सिविलियन भी है, इफ देयर इज समबडी रनिंग अ बिजनेस देयर, ही इज आल्सो समहाउ प्लांटेड प्रोजेक्टेड बाय आईएसआई एंड आर्मी। मैं आपको बता दूं, मैंने यूरोप के एक कंट्री में मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने बाहर इंडियन नाम देखकर एक एक रेस्टोरेंट में हम गए, सोचा हिंदुस्तानी खाना खाते, तो अंदर मैंने पाकिस्तान की कुछ चीजें देखी। तो मैंने उस दोस्त से पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम रहमान है। तो मैंने कहा रहमान भाई, आप इंडिया में कहाँ पे रहते हो? कहा बेटा मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ काम करते हैं क्या रेस्टोरेंट में? कहा नहीं नहीं बेटा, ये मेरा ही है। मैंने कहा लेकिन ये इंडियन रेस्टोरेंट क्यों लिखा है? कहा बेटा हमारी बदकिस्मती है, अगर हम कहीं पे पाकिस्तान का नाम ले तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कहा इंडियन नाम लिखकर हमें इज्जत मिलती है और हमारा बिजनेस अच्छे से चलता है। ये मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। आई नो ऑफ कहा कोर्स। कहा मैं कहा जानती बेटा हूँ। कहा बेटा पाकिस्तान का नाम लेकर क्यों बेइज्जती लानी है? यहाँ कोई नहीं आएगा। कहा मैं इंडिया का जानती नाम लेकर एक तो इज्जत मिलती है और दूसरा बिजनेस मिलता है। तो आई वॉज लाफिंग फॉर 10 मिनट्स। मैंने कहा इज दिस द रियलिटी? कहा ये बिल्कुल हकीकत है बेटा। तो तो मैंने कहा बोलो रहमान भाई कि ठीक है, गाली फिर क्यों देते हो? फिर हमें गाली फिर हमें क्यों देते इंडियन खाना खिलाइए। खैर, आपने इलेक्शंस की भी बात की और कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है? कैसा कुछ होने वाला है? क्या कुछ कहते हैं आप इस पर? काफी जज्बाती है लोग, और इस त्योहार को बिल्कुल बखूबी त्योहार जैसे तरीके से ही मनाएंगे। इस हुँ, बार अंबर, मैं चूंकि कल ही कश्मीर पहुंचा, हुँ, जवानों में बड़ा जज्बा है और बहुत सारे जवान जो है कंटेस्ट करने वाले हैं। ये जो अच्छा। जमहूरियत का बड़ा त्योहार है, इसकी खूबसूरती अगर आपको देखना हो तो कश्मीर आइए। यहाँ लोगों में जो जज्बा है, जो लोगों में वो जोश और खरोश है, ये देखने लायक चीज है। पिछले 2 दिन से मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं, खास करके नौजवानों के, सजेशंस पूछ रहे हैं, कुछ अपनी सजेशंस दे रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी इस बार। मैं आपको गारंटी देता हूं, 90s से लेकर अभी तक की सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगी और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में दे विल बी पार्टिसिपेटिंग। ये मुझे लगता है दिस इज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कश्मीर के नौजवान आज सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्हें एक गलत तरीके से वर्गलाया जाता था, एक हुँ, कोशिश थी अक्रॉस बॉर्डर, और कुछ देयर वर सम वुल्व्स इन लैम्स क्लॉथिंग आल्सो, जो जो घर में बैठे थे हमारे। उन्होंने भी काफी कोशिशें की कि कश्मीर के नौजवानों को वर्गलाया जाए, उन्हें इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाए, ताकि वो अपना जो अपनी उनकी काबिलियत है, उनकी काबिलियत को बढ़ावा ना मिले। क्योंकि कश्मीर में एक एक बदकिस्मती पिछले 30-35 साल में रही, दहशतगर्दी की बदकिस्मती। अब वो खत्म हो गया है। अब नए कश्मीर में नई सोच लेकर नौजवान आज सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अंबर, पूरे मुल्क के साथ साथ कश्मीर में भी बिल्कुल जोशो खरोश है, काफी जज्बा है, खास करके हमारे नौजवानों। और जो कश्मीर में जो ये तब्दीली आई है, जो माहौल सही और साजगार हुआ है, इसका क्रेडिट मैं हमेशा से ही हमारे नौजवानों को देना चाहूंगा। आज भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं
मेरे नौजवानों का, जो अपना लोहा ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मनवा रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में आई विश कि हमारे जम्मू कश्मीर से नौजवान कैंडिडेट जीतकर दुनिया के सबसे बड़े पार्लियामेंट में दिल्ली में जाए और अपने कौम की, अपने मुल्क की और अपने लोगों की खिदमत करें। हाँ, और जो बदलाव कश्मीर में नज़र आया है 370 के बाद, जो एक मेन स्ट्रीम से जुड़ते हुए कश्मीरी नज़र आ रहे हैं भारत में, उसका क्रेडिट आप प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, टीम में हर इंडिविजुअल प्लेयर अच्छे से खेले तो टीम जीतता है, लेकिन टीम की लगाम ये हमेशा कैप्टन के हाथ में होती है। स्ट्रैटेजीज, प्लान्स या वो इंटेलेक्ट जो होता है वो एक टीम कैप्टन का होता है। इट्स अ टीम एफर्ट, लेकिन इसका सेहरा मैं हमारे ऑनरेबल पीएम साहब के ही सिर बांधना चाहूंगा। उनके विजन को मैं सलाम करता हूं, उनके काम करने के तरीके को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अंबर जी, उन्होंने एक नए हिंदुस्तान को जन्म दिया, जिस हिंदुस्तान में मेरिट को आज के डेट पे मौका मिलता है, जिस हिंदुस्तान में हर कोई तबका आज के डेट में पार्टिसिपेट कर पाता है, चाहे मुल्क का विकास हो या कोई भी प्रोसेस हो। हर तबका, हर इंडिविजुअल उसका हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनता है। पहले ऐसा नहीं होता था। 1-2% लोग ही सब कुछ चलाते थे और बेड़ागर्क भी उन्हीं 1-2% ने ही किया था। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आपके और मेरे जैसे लोग भी आज सोच सकते हैं कि हम भी मुल्क के विकास में एक हिस्सा बन सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको और मुझे मौका ही नहीं मिलता था और हमारे जैसे लाखों, करोड़ों लोगों को मौका नहीं मिलता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में मेरिट की इज्जत है। आज के डेट में आप में जितनी काबिलियत है, आप उतना आगे जा सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप उतना आगे जा सकते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई बायस नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हकीकत में, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनकी पार्टी के साथ अगर नहीं भी हूंगा, मैं हमारे ऑनरेबल पीएम साहब के साथ हूं और ये मैं दिल से, रूह से कहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बदनीयती नहीं। ये नेक नियति से मैं कह रहा हूं। उन्होंने जिस बिल्कुल, प्रकार से हिंदुस्तान को आगे लिया और हमारी इज्जत बढ़ाई, पूरे दुनिया में आज हमारी इज्जत होती है। मैं बिल्कुल, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूं, वहां एक अलग इज्जत से आपको देखते हैं और हमारे बिल्कुल। पड़ोसियों को, उन्हें जिस बेइज्जती से देखा जाता है, मुझे तरस आता है। और तर्स के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन वो बदलने वाले भी नहीं है। खैर, जो कुछ भी बदलाव हम अपने देश में देख रहे हैं, तरक्की की बात करें, कश्मीर की खास तौर से बात की जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया जावेद जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच अंबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।